नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स, इस बुक का चैप्टर नंबर 3। द टाइटल इज द रियलम ऑफ नथिंगनेस। इस बुक को लिखा है मेरे फ्रेंड पारस जैन ने, और नरेटर ऑब्वियसली मैं हूं विकास शाक्या। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। अगर आपने पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। उससे पहले आप इस चैप्टर पे मत आइएगा। इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आपको एक सीक्वेंस में ही देखना होगा, क्योंकि हर चैप्टर पिछले चैप्टर से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखता है, बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है पिछले चैप्टर से हर नया चैप्टर। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रियलम ऑफ नथिंगनेस। नथिंगनेस है क्या? नथिंगनेस का मतलब है खाली हो जाना, बिल्कुल खाली हो जाना, अपने आप को तैयार करना। अपने आप को तैयार करने की प्रक्रिया ही नथिंगनेस है। जब तक आपके पास कुछ है, कुछ भी है, जैसे अर्जुन जब भगवान कृष्ण के सामने बैठा था, तो शुरुआत में जब बातचीत शुरू हुई कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो अर्जुन ने बहुत सारी बातें कृष्ण को बोली। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर मैं पितामह को मारूंगा तो हमारे कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, हमारे यहाँ वर्ण संकर संतानें पैदा होने लग जाएंगी। पता नहीं क्या क्या ज्ञान उसने भगवान कृष्ण को बताया। उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा, और मैं अगर ऐसा नहीं करना चाह रहा तो उसके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे जो कारण उसने बताया, उसने उस कारण को धर्म से जोड़ा। ये सब धर्म से रिलेटेड है। तो जो कुछ उसके दिमाग में था धर्म को लेकर के, जो भी परिभाषा थी, जो भी उसका, जो 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स की बात हम कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति अर्जुन था। तो उसके जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव था, जो उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की परिभाषा से बना था, उसका जो आई था, मैं मैं जो है सिर्फ अहंकार नहीं होता, मैं आपके पूरे अस्तित्व को बताता है। दिस इज योर कंप्लीट एग्जिस्टेंस, कि ये मैं हूं। उसमें हर बार अहंकार नहीं होता कि मैं तेरा कुछ बिगाड़ दूंगा, तू मेरा क्या कर लेगा। सिर्फ यही अहंकार नहीं होता। ये अहंकार का बहुत ही श्रूड फॉर्म है, ये फाइनल फॉर्म है। ये बिल्कुल जो निम्न कोटि का अहंकार है, जो बहुत आसानी से दिख जाता है, ये वो है। जो अहम है, जो दिखता नहीं, जिसे हम महसूस नहीं करते, वो होता है आई, मैं। वो हमारा पूरा का पूरा जो आइडेंटिफिकेशन है, हमारी जो आइडेंटिटी है, जिस चीज को हमने सीखा है, जिस चीज को हमने अपने जीवन में उतारा है, उस पूरे के पूरे ज्ञान को, उस पूरी की पूरी फिलॉसफी को जिसको हमने अपने जीवन में उतारा है, उससे हमारे मैं का निर्माण होता है। जब उस मैं को हम छोड़ते हैं, या फिर जब उस मैं के पास कुछ भी ऐसा नहीं रहता जिससे कि वो मैं अटैच हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने में रह जाता है, अपने आप को खुला छोड़ देता है, किसी चीज से अटैच नहीं रहता, तब जो है वो नथिंगनेस की स्टेट मैं के सामने आती है। और उसी की बात इस चैप्टर में की गई है। यानी मैं बिल्कुल अकेला रह जाए, मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल अकेली रह जाए। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, मैं किस चीज को सही मानता हूं, किस चीज को गलत मानता हूं, इन चीजों से भी छूट जाना, ये नथिंगनेस है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। उसने भी फाइनली अंत में क्या किया कि जब उसे समझ में आना बंद हो गया, कृष्ण ने एक बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने, अच्छा क्या, वो तो भगवान थे, तो उनको तो अच्छा बुरा तो कुछ समझना ही नहीं है। उनके लिए तो अच्छा बुरा क्या है, उनके लिए जो है वो है, वही प्रकृति है। तो उन्होंने सीधे सीधे यही बोला कि तुम पहले बोल लो अर्जुन, उसके बाद मैं बात करूंगा तुमसे। तुम्हें जितना ज्ञान है ना, पहले तुम परोस लो, पहले तुम बता दो कि तुम्हें क्या क्या पता है। ज्ञान गंगा तुम बहा दो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे। तो शुरुआत में उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। अंत में जब अर्जुन शांत हो गया, जब अर्जुन ने देख लिया कि ये सुनते चले जा रहे हैं, और अपनी बातें, अपनी भड़ास जब वो निकाल चुका, अपना ज्ञान जब वो निकाल चुका, जब उसे समझ में आया कि ये जितना भी ज्ञान वो निकाल रहा है, उससे उसे सलूशन नहीं मिल रहा है, उसका निर्णय बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो युद्ध छोड़ के चला जाना चाहता है। अंत में उसने सही बात बताई कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। मैं अपना तीर धनुष सब कुछ तुम्हारे चरणों में रख रहा हूं, ऐसा उसने भगवान कृष्ण से कहा। ये है नथिंगनेस, अपने हर अच्छे बुरे विचार को त्याग देना। जो कुछ अच्छा था, जो कुछ धर्म समझा जाता था अर्जुन की नजर में, वो भी त्याग दिया। जिस चीज को अधर्म कह रहा था, वो भी त्याग दिया। उसने कृष्ण से ये नहीं कहा कि ये रहा धनुष, मैं जा रहा हूं। उसने ये नहीं कहा, उसने उनके पैरों में धनुष बाण रख दिया। और उसने कहा कि ये सब मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे युद्ध नहीं हो रहा। उसने ये नहीं बोला युद्ध नहीं करूंगा, उसने ये बोला न योत से गोविंदम, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये नहीं कहा न योत से गोविंदम, मन की इस स्थिति में मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी मन स्थिति बताई जा रही थी उस समय, अर्जुन के द्वारा उसकी मन स्थिति बताई जा रही थी कि मेरा जो मेंटल स्टेट है, वो इस लेवल पे नहीं है कि मैं युद्ध कर सकूं। तो जब वो इस स्टेट में आया, तब वो नथिंगनेस के स्टेट में आया। उससे पहले तो उसके पास ज्ञान था,
जो उसके पास पहले से भरा था। जब अपने भी इस ज्ञान को क्या सही है क्या गलत है सब कुछ उसने छोड़ दिया, तब स्टेट आई नथिंगनेस की। और वही नथिंगनेस एक अलग तरीके से हमारे और आपकी जनरेशन जिस तरीके से कनेक्ट कर सके उस नथिंगनेस से, उसके बारे में यहाँ इस चैप्टर में बताया गया। अब इस बुक में क्या लिखा है इस चैप्टर में, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको भूमिका दे दी है, बहुत ज्यादा आपको समझने में प्रॉब्लम आई होप कि नहीं होगी, फिर भी अगर होती है देन यू कैन पुट द कमेंट, प्लीज पुट द सोबर कमेंट्स। मैं आपको बता दूं कि ये चैनल ज्ञानियों के लिए नहीं बना है, ये अज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के द्वारा बनाया हुआ चैनल है। और यहाँ हम सब टटोल रहे हैं कि हम उस परम सत्य तक पहुंच सकें, उस बोध तक पहुंच सकें, उस 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स में से एक कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो बेसिकली, वो कौन सी यूनिक चीज हो सकती है जो हम सबको बांध दे, हम सबको एक सूत्र में पिरो दे। उसकी तलाश में हम सब इस चैनल के माध्यम से चल रहे हैं। मेरे पास कोई ऐसा फाइनल फॉर्मूला नहीं है, बस मैं केवल अपने अनुभव और अपने विचार और जो कुछ भी मुझे अच्छा लगा पढ़ने के बाद या जानने के बाद या किसी से सुन करके, वो सब मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, और कुछ नहीं है। ठीक है। सो द रियलम ऑफ नथिंगनेस शुरू कैसे होता है चैप्टर, इसमें सबसे पहली लाइन राइटर ने लिखी है, माइंड वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। माइंड हमारा जो है, जो मस्तिष्क हमारा मन जो है हमारा, वो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे काम करता है। हमारा मन तभी चलता है, हमारा मन तभी काम करता है जब ये दो चीजों को देखता है। और कैसा देखता है, द्वैत के भाव में, डुअलिटी। डुअलिटी यानी सुख दुख, अच्छा बुरा, ठीक है, मित्र शत्रु, यानी डुअलिटी एग्जिस्ट करती है। जहां पर डुअलिटी है, जब तक ये दो चीजों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता तब तक ये कुछ देख नहीं सकता, ये कुछ विचार नहीं बना सकता। तो हमारा मन इसी तरीके से काम करता है, जब तक डुअलिटी है तभी तक ये अपने विचार बनाता है, अपने परसेप्शंस बनाता है, उनको स्टोर करता है, अपनी सबकॉन्स आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें फीड करता चला जाता है। वी क्रिएट अवर व्यू पॉइंट बेस्ड ऑन दीज डिस्क्रिमिनेशंस फेड बाय अवर माइंड। हमारा माइंड जो कुछ भी हमें फेड करता है इन सब के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, डुअलिटी के बेसिस पे, गुड बैड स्मॉल बिग, इन सब चीजों के बेसिस पे जो कुछ भी हमारे दिमाग में ये फिट करता है, उन सभी चीजों को, डिस्क्रिमिनेशंस को, उसके बेसिस पर ही हम अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं। इट क्रिएट्स अवर साइकी एंड वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग फ्यू थिंग्स एंड रिजेक्टिंग अदर्स विच डजंट फिट इन अवर साइकी। सिंपल सी बात है, जो कुछ हमारे साइकी में फिट होता है हम उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, जो कुछ हमारी साइकोलॉजी में साइकी में फिट नहीं होता हम उसको रिजेक्ट करते चले जाते हैं। किस बेसिस पे, इसी डुअलिटी के बेसिस पे। किस तरीके से, जिस चीज को हम अच्छा समझते हैं उसे एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, जिस चीज को बुरा समझते हैं उसे रिजेक्ट करते चले जाते हैं। दूसरों को भी सलाह देते हैं कि तुम भी रिजेक्ट करो, राइट। अवर आई, हमारा जो आई है, हमारी जो आइडेंटिटी है, दैट इज प्लेस्ड सेपरेट टू अदर आई, अदर्स आईज, यानी दूसरों का जो आई है, दूसरों के अंदर जो आई है, आइडेंटिटी की फीलिंग है, और हमारे अंदर जो आइडेंटिटी की फीलिंग है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। ये दोनों ही अलग अलग होती हैं। एक का आई दूसरे के आई से अलग होता है। बेस्ड ऑन दिस, इसी अलग आई के बेसिस पे हमारी क्रेविंग अलग होती है, हमारा एक्सपीरियंस और हमारा प्राइड किसी चीज को लेकर के, या हमारे अंदर अगर प्राइड है किसी चीज को लेकर के, तो वो अलग होता है। किसी का प्राइड किसी और चीज पे है, हमारा प्राइड किसी और चीज पे है। लेकिन ये जो डिफरेंट आईज हैं, मैं, जो मेरी आइडेंटिटी है वो किसी दूसरे की आइडेंटिटी से अलग है। उसकी आइडेंटिटी उसके लिए एक अलग तरह की क्रेविंग को जनरेट करती है, उसके लिए एक कोई और चीज होती है जो उसके लिए प्राइड का मैटर होती है, हमारे लिए कुछ और है। और इसी बुक में एक यिन यांग, एक चाइनीज था, उसके मॉडल को भी यहाँ दिखाया गया। बहुत डिस्कस होता है ये यिन यांग मॉडल, कॉर्पोरेट्स में भी इसको काफी डिस्कस किया जाता है यिन यांग मॉडल को। यहाँ पर डुअलिटी का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें बुक में ये बताया गया है कि जो यिन यांग मॉडल है ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी थिंग्स को ये बताता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। दोनों ही चीजें जो एक डुअलिटी में होती हैं, गुड या बैड, ये दोनों ही चीजें एक दूसरे को असल में कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। दोनों ही एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए दोनों ही जरूरी हैं और दोनों ही को एग्जिस्ट करती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। नाउ लेट्स सी कि आगे हमें क्या समझना है। अगर डुअलिटी है तो हमें समझना क्या है, जानना क्या है, करना क्या है। हमें ऑब्जर्व करना है, हमें बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना है। और जब हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे इस डुअलिटी को, तो हम ये पाएंगे कि जिस चीज में डुअलिटी हम देख रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसमें अगर किसी चीज को हम अच्छा देख रहे हैं और किसी चीज को बुरा देख रहे हैं, तो असल में दीज टू थिंग्स आर नॉट रियली डिफरेंट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, बट दे आर लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉपर्टीज विथ वेरिंग डिफरेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी इन दोनों चीजों में कोई अंतर होता नहीं है अगर हम बहुत नजदीक से इन चीजों को देखें। जैसे कई बार बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल है, कई बार ये कहा जाता है कि आजकल फेसबुक पे मैं कई बार ये देखता हूं कि
ये कहा जाता है कि जो पंडित है, जो शादी का मुहूर्त निकालता है, अगर उस मुहूर्त पे आंधी तूफान आता है तो पंडित को सजा हो जानी चाहिए। वो शुभ मुहूर्त नहीं है। अब एक व्यक्ति के हिसाब से ये शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि शादी के समय जो है आंधी आ गई। लेकिन आप सोचिए, अगर समय से बारिश ना हो, आप शादी ही जून के महीने में करोगे और ये सोचोगे कि आंधी पानी ना आए, तो आप तो महामूर्ख हो। जो सही समय होता है, जिसे हम सही समय कहते हैं, शुभ मुहूर्त कहते हैं, वो शुभ मुहूर्त कुछ और नहीं होता। ये वो समय होता है जिस समय प्रकृति अपने पूरे संतुलन के साथ, अपने नियम के साथ काम कर रही होती है, जिस समय अपने किसी नियम को वो तोड़ नहीं रही होती। आप उस नियम को ध्यान में न रखते हुए अपनी शादी ही बच्चे की जून में करोगे और उसके बाद कहोगे आंधी आ जाए तो पंडित को जेल में डाल देना, तो पंडित गलत नहीं है, उसने सही बताया है कि शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त वही होता है जहां पे प्रकृति अपने पूरे शबाब पे होती है, जहां पर प्रकृति अपने किसी नियम को तोड़ नहीं सकती, अपने नियम के अनुसार काम कर रही होती है। ठीक है? जिस समय सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्यों के वेलफेयर में होता है, उस समय को शुभ मुहूर्त कहा जाता है, सभी मनुष्यों के लिए, केवल अकेले आपके लिए नहीं। तो अगर किसी चीज को मैं अच्छा देख रहा हूं, सपोज मैं ये देख रहा हूं कि आज बारिश नहीं हुई, अच्छा हुआ शादी के दिन बिल्कुल बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया है। यही सूखा आपके लिए वरदान साबित हुआ कि मेरी बेटी की शादी बिना किसी आंधी तूफान के, या बेटे की शादी आंधी तूफान के निकल गई। लेकिन वहीं एक किसान है जो बारिश का इंतजार कर रहा था, फसलें नहीं सही से बढ़ रही, सूखा पड़ गया है, धरती बंजर हो रही है, वो इंतजार कर रहा था, उसके लिए क्या वो अच्छा है? नहीं है। दिक्कत ये है कि हम सिर्फ अपने आई को देखते हैं। जब हम सभी के आई को देखना शुरू करेंगे, देन हमें समझ में आएगा कि कुछ है नहीं अच्छा और बुरा। जो चीज एक के लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए बुरी, दूसरे के लिए अच्छी है वो किसी दूसरे के लिए, किसी पहले के लिए अच्छी, बुरी कुछ भी हो सकती है। तो अच्छा या बुरा केवल एक विचार है, ये रिलेटिव थॉट है, राइट? ये केवल एक एग्जांपल है। ऐसे ही बहुत क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल फाइंड कि दिस इज द लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉपर्टीज, जो गुड और बैड हैं, विथ वेरिंग डिफरेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, द पेयर ऑफ लॉजिक एंड कॉन्शियसनेस। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल राइटर ने खुद दिया है कि जो पेयर है लॉजिक और कॉन्शियसनेस का, लॉजिक जिस चीज को हम कहते हैं और कॉन्शियसनेस जिस चीज को हम कहते हैं, चेतना और हमारा जो लॉजिक है, तर्क है, इन दोनों चीजों का हमेशा एक तरीके से विवाद रहता है कि जो तर्क है वो विज्ञान है, और जो चेतना है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो लॉजिक पे बेस्ड नहीं है। लेकिन असल में अगर आप क्लोजली देखें, तो जो कुछ भी लॉजिकली हम प्रूव कर लेते हैं, जो कुछ भी लॉजिकली हमें पता लग जाता है, जिसका हमने प्रूफ देख लिया है, वो हमारी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाता है। सो अल्टीमेटली जो कुछ लॉजिक था वो कॉन्शियसनेस में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। दे वर लुकिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अपोजिट, बट वंस प्रूव्ड बाय लॉजिक इट बिकम्स कॉन्शियसनेस। जो कुछ भी लॉजिकली प्रूव हो जाता है, देन इट बिकम्स कॉन्शियसनेस। अगर हम इस लेवल पर पहुंच सकें, इफ वी रीच टू दिस लेवल, देन डिफरेंसेस मेल्ट डाउन। जितने भी डिफरेंसेस हैं डुअलिटी में, वो सब मेल्ट डाउन होने लगते हैं। कोई भी धर्म धर्म नहीं रह जाता। चार पुरुषार्थ बताए गए हैं मानव जीवन में: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कोई भी धर्म धर्म नहीं रह जाता। कोई भी अर्थ यानी धन, या अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, जिसमें हम सारी व्यवस्था की बात करते हैं, जो पूरे समाज को चलाती है धन के माध्यम से, कोई भी अर्थ अर्थ नहीं रह जाता। कोई भी काम यानी कोई भी इच्छा इच्छा नहीं रह जाती। और कोई भी मोक्ष की धारणा मोक्ष नहीं रह जाती। यानी डुअलिटी खत्म हो जाती है। जहां मोक्ष की बात हो रही है तो वहां पे बंधन की बात हो रही होगी, तो मोक्ष और बंधन दोनों ही चले जाते हैं। जहां कर्म की बात हो रही है वहां अकर्म और विकर्म की बात हो रही होगी, तो कर्म अकर्म विकर्म ये सब एक में मिल जाते हैं। कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। इस स्थिति में जब आप आ जाते हैं, तब जो चीज बचती है वो क्या बचती है? आई। द ओनली थिंग रिमेन्स इज आई। अब ये आई किसके बिना बचा है? ना ही कोई आपका धर्म का विचार बचा है, ना अर्थ का विचार बचा है, ना मोक्ष का विचार बचा है, ना ही काम का विचार बचा है। यानी आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जहां पे आप अपने आप को, आपकी आइडेंटिटी को ये कह सको, या आपकी आइडेंटिटी किसी ऐसी चीज से अटैच हो सके जहां पर वो कह सके कि हाँ ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। अगर आप किसी चीज को बुरा कहते हैं तो भी आप अटैच्ड हो। आप इस भाव से अटैच्ड हो कि आई हेट इट, या फिर मैं इसे पसंद नहीं करता, इस भाव से अटैच्ड हो। और अगर आप किसी से पॉजिटिवली अटैच्ड हो, किसी चीज को अच्छा समझते हो, तो भी ये एक अटैचमेंट है कि हाँ मैं इस चीज को अच्छा समझता हूँ। सो एवरीथिंग इज अटैचमेंट। तो अगर अटैचमेंट को छोड़ना है, देन इट मीन्स कि आपको डुअलिटी को छोड़ना पड़ेगा। डुअलिटी छूटती है तभी अटैचमेंट छूटता है। और जब अटैचमेंट छूटता है तो मैं फिर भी रह जाता है, और वो मैं अब बिना किसी अटैचमेंट के रह जाता है। जब ये मैं बिना किसी अटैचमेंट के अनाथ रह जाता है, तब सवाल ये आता है कि अब ये रह क्यों गया है? ये क्यों रह गया है? नथिंग लेफ्ट टू एट्रीब्यूट टू आई। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आई यानी मैं को हम एट्रीब्यूट कर सकें, बट ये रह गया है। क्यों रह गया है? क्या ये फाइनल स्टेज है? अगर सिर्फ यही रह जाता है और बाकी चीजें खत्म हो गई हैं, तो क्या यही फाइनल स्टेज है कि बस केवल मैं रह जाता है और बाकी चीजें समाप्त हो जाती हैं?
आंसर इज नो। दिस इज नॉट द फाइनल स्टेज, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज। नथिंग लेफ्ट टू चूज, यहां पर कुछ भी आपके लिए चूज करने को नहीं बचा है। माइंड बिकम्स ब्लैंक पेपर, वही जो अर्जुन के केस में हो गया, माइंड बिकम ब्लैंक पेपर। आपका दिमाग ब्लैंक पेपर की तरह हो जाता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। अब आप एक्सेप्ट करने की स्टेट में आ चुके हो। अगर आपके दिमाग में कोई बात पहले से बैठी हुई है और आप किसी से आ, वाद विवाद करने जा रहे हो, या फिर आप किसी से बातचीत करने जा रहे हो, या फिर किसी टीचर से आप कुछ पढ़ने ही जा रहे हो, कुछ सीखने ही जा रहे हो। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कभी कोचिंग गए हैं या कुछ ऐसा है, तो पहले से अगर कोई टॉपिक उन्होंने पढ़ा हुआ है और टीचर अगर पढ़ा रहा है, तो वो बीच में ही कुछ ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जो उस टॉपिक से आगे निकल करके पूछे जा सकते हैं। राइट, उस टॉपिक को छोड़ करके अलग ही उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आगे का टॉपिक, जो कि उसको पढ़ाने के बाद मतलब एक तरीके से अपने आप को शो ऑफ करने के लिए भी कई बार ऐसा करते हैं। और उसमें क्या हो जाता है कि उनके दिमाग में पहले से ही कुछ भरा है। ये बताता है कि उनके दिमाग में जो कुछ भरा है वो उसको उड़ेलने आए हैं, ना कि एक्सेप्ट करने। उड़ेलने का काम जब खत्म होगा तभी एक्सेप्ट करने का काम होगा। तो टीचर उनको बताता है कि बेटा बैठ जाओ, तुम ज्यादा होशियार हो तो यहाँ आना मत। या फिर अगर सीखना चाहते हो तो खाली होकर के बैठो, केवल सुनने के लिए बैठो। और जिस समय सुनते हो, सुनना भी एक कला है। सुनने का मतलब होता है सामने वाले की बात को पूरी तरह से सुनना, और जब उसकी बात सुन रहे हो तो योर माइंड शुड नॉट चैटर एट ऑल, आपके माइंड को किसी तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए। जैसे ही सामने वाला कुछ बोले, बाद में आप बात कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपका दिमाग कॉन्ट्राडिक्ट ना करे कि अरे मैं तो कुछ और जानता हूं। ये कॉन्ट्राडिक्शन भी ना हो, पहले आप पूरी बात सुन लें, उसके बाद अपनी बात रखें। ये कहीं जो है बहुत मुश्किल से कुछ लोगों के अंदर ये आर्ट होती है। आर्ट नहीं, ये नेसेसिटी है। इट्स नॉट एन आर्ट, इट्स अ नेसेसिटी। अगर ये नेसेसिटी पूरी नहीं हो रही है तो मानवता ही खतरे में है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो सिर्फ इसलिए छूट टूट गए क्योंकि एक ने दूसरे की बात पूरी नहीं सुनी थी। उसने कान बंद कर लिए थे, मुंह खोल लिया था, अपनी केवल भड़ास निकाली, सामने वाले की बात नहीं सुनी। इस वजह से बहुत से रिश्ते खत्म हुए। दोस्त के हों, भाई बहन के हों, पति पत्नी के हों, भाई भाई के हों, दोस्त के हों, किस कोई भी रिश्ता रहा हो, बहुत से रिश्ते इसी वजह से टूट जाते हैं क्योंकि हमें सुनना नहीं आता। ठीक है। So nothingness makes it possible to start again to transform our I from I's O to IT। यानी अब ये स्टेट होती है जब हम IO यानी हमारा जो ओरिजिनल आई है, अब हमें इसे आई ट्रांसफॉर्म यानी ट्रांसफॉर्म करके एक नए आई में कन्वर्ट करना है। कौन सा नया आई? जो उस ऑब्जेक्टिव से जुड़ सके जो 7 बिलियन पीपल का एक ऑब्जेक्टिव होगा। इस संसार के सभी 7 बिलियन पीपल का जो एक ऑब्जेक्टिव होगा, उससे जुड़ने की तैयारी है। IO से IT की यात्रा, यानी आपका जो ओरिजिनल आई है उसको ट्रांसफॉर्म करके इस स्टेट में लाना कि वो एक्सेप्टिंग मोड में आ सके, लिसनिंग मोड में आ सके, एक ब्लैंक पेपर बन सके, नथिंगनेस की स्टेट में आ सके जहां पर वो कुछ नया एक्सेप्ट करने को तैयार है। बहुत ही खूबसूरती से इस बुक को ऑर्गेनाइज किया गया है, मस्त से। इसलिए नहीं कह रहा मैं कि ये मेरे दोस्त ने लिखी है, इसलिए कह रहा हूं कि वाकई में ऐसा है। इफ यू आर लिसनिंग टू दिस प्लेलिस्ट सिंस द बिगनिंग, आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि इसमें क्या बताया गया है। राइट, एंड हाउ वेल इट हैज बीन कनेक्टेड फ्रॉम एवरी चैप्टर। यू कैन जस्ट इमेजिन, यू कैन जस्ट इमेजिन कैसे किया है राइटर ने। यू कैन अंडरस्टैंड कि द वे ही माइट हैव थॉट ऑफ इट, किस तरीके से कनेक्ट किया होगा, किस तरीके से सारा वेब, जिसको जाल कहते हैं, अपने विचारों का कैसे उसको इतने सही तरीके से फैलाया होगा कि आज उस जाल में हम कहीं पर भी उलझते नहीं। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अगर मैं इसके वीडियो ना भी बनाऊं ना, तो ये किताब इतनी प्यारी है कि अगर आप इसको पढ़ते जाते हैं तो आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो ये बड़ी पतली सी है, और दूसरा ये कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैनर में इस बात को एक्सप्लेन किया है पारस जैन जी ने। ठीक है। सो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। द रियलम ऑफ नथिंगनेस में आखिरी स्लाइड पे हम आ गए हैं। जस्ट थिंक अबाउट ऑल पॉसिबल मॉडल्स ऑफ आई एंड हाउ दे रिलेट टू द वर्ल्ड। हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना शुरू करना है कि कितने पॉसिबल मॉडल्स हो सकते हैं आई के। हो सकता है आप सारे ना सोच पाओ, बट स्टिल स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट करो यहां से। हाउ डज आईज रिएक्ट, एक्ट्स एंड रिएक्ट, कैसे हमारा आई काम करता है और कैसे ये रिएक्ट करता है अलग अलग घटनाओं पे। मास्टर फ्रॉम द पास्ट हैव फेस्ड द सेम चैलेंज टू सर्च फॉर देयर आई। ये बताया है राइटर ने कि आप इस चीज को लेकर के किसी भी तरह का अपने मन में शंका मत रखो कि आप इस तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि मास्टर्स फ्रॉम द पास्ट यानी जो बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं पास्ट में, उन लोगों ने भी इस यात्रा को किया है, और उन लोगों ने भी इस इस चैलेंज को फेस किया है जो हम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये बुक पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही यात्रा बाकी लोगों ने भी की है, टू फाइंड आउट देयर आई, so that they can connect with the entire eye of the entire world, all the eyes of entire world। जितने भी आई हैं, हर एक की आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाना,
और फिर एक कॉमन आइडेंटिटी बन करके इस तरीके से काम करना जो सभी के लिए भले की हो, जो सभी को एक साथ जोड़ के रखें। ये महापुरुषों के काम रहे हैं। इवन इफ यू आर नॉट इक्वल टू देम, अगर आप महापुरुषों के बराबर नहीं भी हैं, तो यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं हमारे राइटर कि यू आर नॉट लेस देन देम, आप कहीं से भी कम नहीं हो। कम से कम यात्रा तो शुरू की, सफर तो शुरू किया। मजा तो सफर का ही है, मंजिल मिलने के बाद तो मजा खत्म। तो ये जो यात्रा है इसी में मेन चीज है, इस यात्रा में ही सब कुछ मुख्य है। तो इस यात्रा को शुरू किया है तो मुबारक हो, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जर्नी शुरू कर दी है, राइट। यू आर एबल टू डिस्कार्ड सो मेनी सिनेरियोज, आपने बहुत से सिनेरियोज जो देखे हैं आई से रिलेटेड, अगर नहीं देखे हैं तो देखने के बाद आप बहुत से सिनेरियोज को डिस्कार्ड करना सीख जाएंगे और ये जानना सीख जाएंगे कि हाउ दे आर रिलेटेड टू आई, किस तरीके से वो दूसरों के आई से रिलेटेड हैं। इन चीजों को समझना सीख जाएंगे और कैसे दूसरों का आई और हमारा आई किस तरह के सिनेरियोज बनाता है। उनमें से कुछ सिनेरियोज अगले चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे, दैट इज व्हाट राइटर इज सेइंग। बट राइटर यहाँ पे दो तीन चीजें सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अब शुरुआत में तो मैंने आपको बताया कि ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, कोई धर्म कर्म की किताब नहीं है। ये हमारे अपने इंटरनल प्रिपरेशन के लिए है, उस तरफ जाने के लिए है जिस तरफ आप सत्य को खोजने की राह पे चल पड़ते हो। उस सत्य की राह पर डालने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ये लिखी गई एक बुक है। शुरुआत के जो ये 3 चैप्टर थे, इन 3 चैप्टर्स के बाद अब राइटर ये कहते हैं कि यू शुड डू स्टार्ट डूइंग द सेल्फ स्टडी। किस चीज की सेल्फ स्टडी? आपके अपने स्क्रिप्चर्स हैं, आपकी अपनी बुक्स हैं, आप जो भी सही समझते हैं उनको पढ़ना शुरू करें। सेल्फ स्टडी इज मोर रिलायबल एंड कन्विंसिंग। रिलायबल और कन्विंसिंग क्यों है? क्योंकि सेल्फ स्टडी के बाद आप अपने आप से प्रश्न और उत्तर करते हो। दूसरों की बात सुनकर के उसे मान लेना दबाव में हो सकता है, एक अंधश्रद्धा भी हो सकती है, लेकिन जब आप किसी चीज को खुद से पढ़ते हैं और खुद उस चीज से कन्विंस्ड हैं, तो वही सच्चा कन्विंसिंगनेस है, वही सच्ची कन्विंसिंग पावर है जो आपको कन्विंस कर गई। अगर आप दूसरों को सुन करके कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, तो ये आपकी यात्रा नहीं है। ये आपकी यात्रा नहीं है, ये आपका रास्ता नहीं होना चाहिए। रास्ता वही है जहां पे जिस चीज को आपने सत्य माना है उसे आपने खुद अनुभव किया है तब सच माना है, किसी से सुन करके सच नहीं माना है। सो दिस बुक इनकरेजेस द सेम थिंग दैट आवर स्क्रिप्चर्स, हमारे जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जितने भी धर्म है, सनातन धर्म है, ये सब, ये वो चीजें हैं जहां पर शास्त्रार्थ के माध्यम से, जहां पर ज्ञान के माध्यम से सत्य को खोजने का प्रयास किया जाता था। उन चीजों को हटाया जाता था जो सत्य से परे जा रही हैं, जो हमारे अनुभव से परे जा रही हैं। अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषदों में भी ऐसा ही है, वार्तालाप होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, और जो चीजें कटती चली जाती हैं उनको स्टूडेंट हटाता चला जाता है, टीचर भी उसको ऐसे ही सिखाता है। जो चीजें नहीं समझ में आ रही, जो चीजें समझ में आ नहीं रही हैं, यानी जो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, जो चीजें सही नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन के बेसिस पे उसको हटाते जाओ। जैसे मैथमेटिक्स में हम प्रूव करते हैं ना, ठीक वैसा ही मॉडल है उपनिषदों का। जो चीज परम सत्य से अलग है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ के अगेंस्ट में चली जा रही है, उसको हटाओ। इस तरीके से हटा हटा करके एक परम सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया जो है उपनिषदों में बताई गई है, सिखाई गई है। वही बात यहाँ पर राइटर कर रहे हैं कि सेल्फ स्टडी मोर रिलायबल एंड इज मोर कन्विंसिंग, और आपको खुद से इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यू कैन फॉलो मेडिटेशन टेक्निक्स एंड योर स्क्रिप्चर्स एंड बुक्स। जो भी बुक्स आप अच्छी समझते हैं उनको पढ़ें, उनको समझें, और कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स भी अब आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब अगर आप रियलम ऑफ नथिंगनेस में आ गए, यानी अगर आपने नथिंगनेस को रियलाइज कर लिया है, राइट, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स, सेल्फ स्टडी एंड मेडिटेशन टेक्निक्स यू कैन फॉलो। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।